तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और अभी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे घटना चक्र का हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी टॉपिक है, मतलब चैप्टर लंबा है और 100+ क्वेश्चन है, ज़्यादा ही होगा 130-40 के आसपास, पर कोई नहीं, कंप्लीट तो करना ही है। तो चलिए बिना देर के, इसमें से मैक्सिमम तो याद ही होगा क्या आप लोगों को। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ये डिटेल्स अभी बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसका भी वीडियो आ जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना साथ में करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना वीडियो, इसलिए। तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े। और ये चीज़ें 19वीं शताब्दी में जब धर्म समाज सुधार चल रहा था उस समय, अर्थात कहने का अर्थ है कि वो सारे के सारे लोग इसकी तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए थे। 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इसमें वही बात है कि बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग, देखिए कोई भी चीज़ होती है ना उसमें मध्यम वर्ग ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहता है, क्योंकि हायर जो इकोनॉमी के लोग हैं ना तो वो उनको तो कोई मतलब है नहीं, और फिर जो बहुत ज़्यादा लोअर हैं उनको भी वो तो अपना जीवन यापन करने में ही परेशान है, तो उनको भी ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है समाज में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा ना मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी शामिल थे, जबकि निर्धन जो सर्वसाधारण वर्ग थे इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा था, क्योंकि इनको समाज सुधार के लिए इतना इनके पास इतना ना टाइम होती है ना ही इतनी सोच होती है इनकी, क्योंकि अपना जीवन निर्वाह करने में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार रजवाड़े भी इससे प्रभावित थे। ठीक है, तो नगर की उच्च जातियाँ और रजवाड़े भी थे। सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट की 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। तो बिल्कुल सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है, और यह आंदोलन जो था बुद्धिजीवियों को मध्यम वर्ग से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित था, क्योंकि अगर समाज के आडंबर हटाने हैं ना, रूढ़िवादिता हटानी है, तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और बुद्धिवादी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज हमारे समाज के जो बहुत सारे कुप्रथाएं हैं ना वो ख़त्म उसको नहीं किया जा सकता है अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये हो जाएंगे शिक्षित हिंदू वर्ग को। ठीक है, शिक्षित हिंदू वर्ग को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता से। और ये क्रांति आई क्यों, सामाजिक सुधार वाली चीज़ें भारत में कैसे आई? तो चूँकि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो पढ़ने लिखने लग गए थे, और फिर उनको थोड़ी थोड़ी वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें, वहाँ के साहित्य, वहाँ के रहन सहन समझ में आने लगा था, तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित किया कि हमारे समाज में कितनी बुराइयाँ हैं। तो नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग जो थे वो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने भी इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर के भारत से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया, और अंधविश्वास व मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि को भी तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। जैसे कि अगर आपको धार्मिक चीज़ों में आस्था है तो ठीक है, आस्था अच्छी बात है, परंतु उसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि कुछ भी बस जो भी है चीज़ें रीतियाँ उसको माने, कोई भी रीति रिवाज को मानने से पहले उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए कि क्या ये रीति रिवाज सही है, और सही है तो माने, अदरवाइज उसको बाइकआउट करें। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन है जो भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत, इतने सारे नामों से उनको पुकारा गया था। ठीक है,
तो चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पुनर्जागरण का पिता, अतीत और भविष्य के बीच में सेतु जैसा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। राष्ट्रवाद, अब देखिए यहाँ पैगंबर शब्द थोड़ा सा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, राजा राम मोहन राय को मिला था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किससे माना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था कौन था, तो ये हो जाएंगे राम मोहन राय। ठीक है, तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था, तो राम मोहन राय थे। ठीक है, राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन सी, तो आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थे। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो 1828 में, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टार मार्क है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज ने जो रंग, वर्ण और मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ठीक है, मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थे। वहीं 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य जो है वो शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को दिया गया, जिसमें कि मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य था सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 ईस्वी को था और इसको बढ़ाने का श्रेय था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को 1817 से लेकर 1905 ईस्वी तक। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि शुरू का। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को
महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का आचार्य भी नियुक्त किया था, ठीक है, ब्रह्मा समाज का आचार्य। तो वही हो जाएगा कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ना वो 1817 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, ठीक है, 1817 से 1905 ईस्वी तक। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्मा धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और फिर प्रायश्चित इत्यादि से रोका था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का आचार्य भी नियुक्त किया था। तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का आचार्य भी नियुक्त किए थे। वहीं केशव चंद्र सेन की वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया था। तो चूँकि केशव चंद्र सेन जो थे ना, मतलब वो जो भी बात होती थी तुरंत ही बोल देते थे और ऐसा नहीं सोचते थे कि इससे सांप्रदायिक भावनाओं को आहट पहुँचेगी। तो इसीलिए केशव चंद्र सेन को उदारवादी विचारों की वजह से इनको लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इनकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोल दी जाती हैं, ठीक है। वहीं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो 1817 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इस आंदोलन को, ईश्वरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया जाता है? 1888 में। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था? तो यह हो जाएगा अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो 1806 से रहा था लेकर के ना 1837 तक। तो ये ना इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ ही इनको 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट, उस समय थे 1830 में ब्रिटेन के सम्राट थे विलियम चतुर्थ, ठीक है, विलियम फोर्थ, तो विलियम चतुर्थ थे ना, तो उनके दरबार में भेजे थे। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करने के लिए राजा राम मोहन राय गए थे विलियम चतुर्थ से। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इन्होंने मतलब कि 30 में गए और 27 सितंबर 1833 को 3 सालों के बाद ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे ही इनकी समाधि स्थापित है। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने भी घोषित किया? तो ये हो जाएंगे आपको अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की उपाधि है समाधि है, उपाधि समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो फर्स्ट है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन तीनों में से कौन है जो केशव चंद्र सेन से संबंधित है? ठीक है, केशव चंद्र सेन से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो कलकत्ता यूनिटेरियन इसमें नहीं हो जाएगा, ठीक है। केशव चंद्र सेन जो थे महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म जो था 1838 ईस्वी को बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे, जबकि 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने 1857 में सम्मिलित होने के बाद 1868 में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने के पर केशव चंद्र सेन ने 19 अक्टूबर 1870 को ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो 2 साल के बाद 68 में ना ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन का स्थापना करते हैं, संघ बनाते हैं। उसके फिर बाद इंग्लैंड जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और इंग्लैंड से आने के बाद 1870 में फिर से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। इनकी सदस्यता जो थी वो सभी जाति और धर्म लोगों के लिए खुली हुई थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार, ठीक है, सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला जाता था। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो 1870 में यह बनाए थे भारतीय सुधार संघ, तो इसका ना एक पत्र भी निकलता था सुलभ समाचार। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन जो था 1823 में राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर एवं विलियम एडम के द्वारा किया गया था 1823 में। तो ब्रह्म समाज के गठन से कुछ समय पहले ही 5-6 साल पहले ही 1823 में
कलकत्ता यूनिटेरियन, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राय उनके साथी द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। बिल्कुल। और देखिए कितना लंबा चौड़ा, एक क्वेश्चन छोटा सा है। भारतीय समाज के संस्थापक और केशव चंद्र सेन, ठीक है। भारतीय ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। और वैसे भी ब्रह्मा समाज में केशव चंद्र सेन का एंट्री होता है 1857 के समय, ठीक है, जब क्रांति चल रहा था। और 1868 और 70 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बना लिए और 68 में टोबरनिकल कुछ बनाए थे। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। बिल्कुल, भारतीय अगर लगा देगा तो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। देवेंद्र नाथ जो थे, जो राजा राम की जगह पे उसको संभाल रहे थे, उन्होंने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि 65 में छीन लिया। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन जो थे मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। और अलग होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। वहीं आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया था। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई। और नया जो ब्रह्म समाज, जो कि ये फूट पड़ के ही बना था ना केशव चंद्र सेन का, तो इसमें भी फिर से 78 में जाकर के फूट पड़ जाती है, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में, क्योंकि उनकी बेटी का जो था ना उम्र 14 साल से कम था, और वो कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो नवीन या भारतीय जो समाज ब्रह्म समाज था अब बदल जाती है, किसमें 78 में अलग बन जाता है साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के करते हैं आनंद मोहन, क्योंकि साधारण है तो आनंदित रहेंगे आनंद मोहन बोस और फिर शिवनाथ, ठीक है, शिव का आशीर्वाद शिवनाथ शास्त्री। तो ये दोनों लोग आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री मिलकर के करते हैं, ठीक है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इसका नाम इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल, ठीक है, फिरंजी कमल बोस के मकान जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे, ठीक है, ताराचंद्र चक्रवर्ती जो ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में और केशव चंद्र सेन जो हैं वो 1857 ईस्वी में सम्मिलित होते हैं। चूँकि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होने के कारण जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन से ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज रखते हैं और इसका गठन 1866 में करते हैं। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। वहीं ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmasamaj.net गैजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 में मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में ये तथ्य प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वहीं बाद में इतिहास लेखन के दौरान ही प्रख्यात जो इतिहासविद थे जैसे कि प्रोफेसर बेयर ग्रोवर, प्रोफेसर R.L. शुक्ल, ठीक है, तो इन लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास में बताया है कि पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। तो जैसे कि बाकी पुस्तकों में मिलता है कि आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ वाला था और केशव चंद्र वाला नवीन, लेकिन इन लोगों ने बताया उल्टा बताया, ठीक है। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को ही उत्तर के रूप में माना कि आदि के संस्थापक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन जो है ब्रह्म समाज था और भारतीय ब्रह्म समाज था, और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज था।
वहीं आनंद मोहन बोस का बात करेंगे और शिव नारायण का, तो वो हो जाएंगे दोनों मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज 1878 में। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे तो इनसे बनाया गया केशव चंद्र सेन, लेकिन ये तो होंगे नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पे, एक देववाद पे, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना था एकेश्वरवाद की इसकी उपासना था, ठीक है, एकेश्वरवाद की उपासना। वहीं मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था इसमें, और अवतारवाद का भी खंडन किया गया था, ठीक है। और ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पे बल दिया था, सार्वभौम ईश्वर की उपासना पे। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो ये हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि सती प्रथा का विरोध किए, बाल विवाह और मूर्ति पूजा तीनों का विरोध किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चिमी शिक्षा ही विज्ञान के अंधकार से हमें, अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल करके विज्ञान की तरफ ले जाएगी और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी भी दिला सकती है। निम्न में से किसी राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएंगे समाचार चंद्रिका, ठीक है। तो राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया है तो समाचार चंद्रिका ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में एक समाचार पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम रखते हैं चंद्रिका। उसका प्रकाशन शुरू करते हैं इनके खिलाफ में, ठीक है। इससे पूर्व से वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। तो पहले ना जो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे वो खुद संवाद कौमुदी के संपादन का कार्य करते थे, परंतु बाद में उन्होंने 1822 ईस्वी में इनका विरोध करने लगे और एक पत्रिका अपना खुद का चंद्रिका निकाले, ठीक है, इनके अगेंस्ट। ब्रह्मा समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो देखिए दोनों में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखते हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड वाला गलत है, अर्थात कि वेद त्रुटिहीन है कहना इनका नहीं था, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था और इनके कुछ सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को देखिए कि एकेश्वरवाद पर विश्वास, हिंदू धर्म में कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और पुरोहितों के वर्चस्व पे कुठाराघात करना। तो जो पुरोहित थे उनके वर्चस्व पर भी इन्होंने आघात किया था। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किए थे। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद जो है वो त्रुटिहीन है, ठीक है, ना कि राजा राम मोहन राय का, ठीक है। कथन है कि संवाद कौमुदी जो था एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको राजा राम मोहन राय, ठीक है। और दूसरा है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो दोनों का दोनों सत्य हो जाएगा, लेकिन उसका वो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था, जिसमें दीवान तारा चंद दत्त उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे। यह अखबार न केवल सती प्रथा, विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन को सबसे आगे रखा था, बल्कि इसने कई प्रकार के अन्य प्रगतिशील मूल्यों जैसे कि महिला शिक्षा, जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक सुधार आदि का भी समर्थन किया था, ठीक है। सती प्रथा के सतीदाह की निंदा जो है वो करते हुए राजा राम मोहन राय के कई लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद में या न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो नव हिंदूवाद या फिर न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।
रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय जो है वो स्वामी विवेकानंद को 1863 से लेकर के 1902 ईस्वी को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया था। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म जो न्यू हिंदुइज्म में था उसके प्रचारक के रूप में भी उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए। वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं। 1893 में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से बताया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद जो थे वो नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण 1863 से 1902 तक ये थे। 1863 से 1902 तक विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन तो 1893 में हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, देखिए यहाँ पे तो दिया ही नहीं 1893, इसलिए ऑप्शन वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे दे रहा है कि 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद का जुड़ा हुआ है। एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्किप करते हैं हम लोग, क्या बार बार सेम क्वेश्चन। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएंगे विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हो जाएंगे विवेकानंद। ठीक है, व्यवहारिक विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत में सबसे पहले अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिए थे। ठीक है, और उनका मानना था कि अगर वेदांत को ग्रहण कर लिया जाए तो हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, और इन्होंने व्यवहारिक वेदांत पे सबसे पहले अपना भाषण जो था 10 नवंबर 1896 को दिए थे। और कौन व्यक्ति थे जो नहीं मानते थे कि हमारे वेदों में कोई त्रुटि है, तो वे थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक लिखी 1893 में। शिकागो गए, वहाँ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिए। वहीं 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना भी करते हैं। इसके अलावा ये लंदन में भी जाते हैं 1896 में। ठीक है, और वहाँ पे जाके वेदांत के बारे में अपना सबसे पहले भाषण देते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 से जस्ट पहले 1896 में लंदन जाते हैं। वहाँ पे वेदांत के बारे में सबसे पहले अपना ये जो था वो व्यवहारिक वेदांत के बारे में भाषण देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। ठीक है, वहीं 1909 से 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत भी कराया गया। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो हावड़ा के बेलूर में था। हावड़ा के बेलूर में खोला गया था। ठीक है, हावड़ा के बेलूर में। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन सेम क्वेश्चन कितना बार पूछेगा। शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। मतलब ये शारदा देवी 5 साल की थी जब इनके पति रामकृष्ण परमहंस 23 साल के थे। और इनकी शादी जो होती है वो 1859 में ही हो जाती है। इतना बाल विवाह होता था उस समय। किसने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, हो जाएंगे स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर है या नहीं पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसका था? तो ये था सिस्टर निवेदिता का। ठीक है। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी और इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, अत्याचारी हो चुका है और फिर हीन हो चुका है। ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था कौन सा? तो आर्य समाज था। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन में नाम था मूल शंकर, इन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। 1875 में बम्बई में इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो था वो लाहौर में स्थापित किया गया। तो आर्य समाज का स्टार्टिंग में मुख्यालय पूना में था, बाद में जाकर के इसको लाहौर में कर दिया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष था 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी पूछेंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। ठीक है। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत है और फिर दैवीय है। दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ये कहे थे दयानंद सरस्वती। ठीक है। वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो यही हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो था 1824 ईस्वी को होता है। गुजरात के मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में होता है। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद से शुद्ध वेदों के अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनके अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख हैं इनके। ठीक है। इतने सारे थे दयानंद सरस्वती के। सत्यार्थ प्रकाश तो विवेकानंद थे, वही दयानंद थे सरस्वती। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये हो जाएंगे आर्य समाज। तो शुद्धि आंदोलन के सपोर्टर थे आर्य समाज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि धर्म को चलाया था। 6 नंबर क्वेश्चन का कथन है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और
आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। तो जो आर्य समाज आंदोलन था वो हिंदुओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। क्या ये कथन सत्य है? और कारण है कि आर्य समाज जो आंदोलन है ना, उसने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया था। तो ये हो जाएगा कि दोनों को दोनों सही है, परंतु एक का एक्सप्लेनेशन जो है वो कथन का एक्सप्लेनेशन कारण नहीं करता है, क्योंकि अगर हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आ रही है तो श्वेत जाति की श्रेष्ठता जो है उसमें ना विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही बात है, हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से जो श्वेत जाति की श्रेष्ठता थी उसके नींव में थोड़ा सा कमजोरी आया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती या मूल शंकर ने 1875 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। ठीक है, अप्रैल 1875 में बम्बई में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया। तो इस प्रकार से पहला कथन सत्य और कारण असत्य। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद। ठीक है, तो किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है वो स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कि कितना भी आप गुड गवर्नेंस दे दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जो औपनिवेशिक बना के शासन चल रही है वो स्वशासन से अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। कितना भी बुरा हो लेकिन अपना साम्राज्य हो वो विदेशी से कहीं ज़्यादा अच्छा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये हैं स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज का प्रथम बार प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। सबसे पहले दयानंद वही चीज़ें हैं। किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है? तो ये भी हैं दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए है इसका नारा दिया था। भारत भारतीयों के लिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास सबसे पहले हो जाएंगे। 16वीं शताब्दी में ही ये आए थे। ठीक है, ये थे इनका मतलब समय था तुलसीदास का 16वीं शताब्दी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 से लेकर के 1833 तक रहे। 1833 को लंदन में इनका देहांत हो जाता है और राजा राम मोहन राय 1772 से इनका जन्म होती है। वहीं दयानंद सरस्वती आते हैं 1824 से लेकर के 1883 ईस्वी तक। 1824 से 1883 और 1875 में इन्होंने गठन करते हैं। ठीक है, तो 1875 में इनका आर्य समाज का गठन होता है। ठीक है, आर्य समाज का गठन होता है। तो चलिए, और विवेकानंद 1863 से लेकर के 1902 तक सबसे लेटेस्ट थे हैं। विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। तो वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है बम्बई में। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। एम.जी. रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। ठीक है, एम.जी. रनाडे जो थे वो 1869 ईस्वी में इस संस्था से जुड़े थे। इसके मुख्य संचालक बने थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना था। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इत्यादि था।
रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए आत्माराम पांडुरंग थे। यहाँ पे अभी जस्ट हम पढ़े थे कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ना आत्माराम पांडुरंग दिया है ना केशव चंद्र सेन, इसीलिए स्टार मार्क है। तो 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पे आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, तो इन्होंने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रसिद्ध आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रनाडे। अगर महाराष्ट्र में मुख्य संचालक की बात करें तब हो जाएंगे एम.जी. रनाडे, ना कि संस्थापक एम.जी. रनाडे थे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव देव है ना, तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्मा समाज के पूर्व अनुयायी थे। ये ब्रह्मा समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र, ठीक है, देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद, ठीक है, अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता जो थी वो समाप्त हो गई थी। तो 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म जो था ज्योतिबा फुले का, ये था 1827 ईस्वी में, ठीक है, 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पे बल दिया। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया और इन्होंने इनका संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा ही जो पाखंडी ब्राह्मणवाद था, अवसरवादी थे, इन सभी लोगों को और निम्न जातियों की रक्षा पे बल दिए थे। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में। गुलामगिरी के लेखक भी हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। फिर से सेम क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्य शोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपने ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी की रचना की थी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे जिनका प्राथमिक जोर जो था वो सत्य की खोज पर था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा ये एक जाति विरोधी, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है,
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में किया था। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत सारे चलाए गए थे, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह था। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ये संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन से। चलिए बार बार देखिए, यहाँ 65 PPSC में भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन दिया? तो ये था राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। राधाकांत देव ने बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक जो सुधार हो रहे थे ना उस समय बहुत ज़्यादा, तो उसका विरोध करते हैं और रूढ़िवादिता को ये सपोर्ट करते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको शिवदयाल साहब। ठीक है, तो वो जो था ना ये वाला राधाकांत, ये अलग थे। ठीक है, राधाकांत देव ये अलग थे और ये राधा स्वामी सत्संग अलग है। तो इसके हो जाएंगे संस्थापक शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रियता इन्होंने किया। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए संसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। तो जो राधा स्वामी का सत्संग था ना, तो वो शिवदयाल ने मंदिर, तीर्थ ये सारा को मतलब पवित्र स्थल ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका कहना था कि सभी व्यक्ति सच्चे होते हैं। ठीक है, सभी लोग सच्चे हैं, उनके अंदर ही ईश्वर हैं। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे कि धर्म करिए, दान दीजिए, सेवा वगैरह सारे जो धर्म बताते हैं वहीं इनका सत्संग भी यही बोल रहा था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो ये हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से लेकर के 1823 से 92 लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। ठीक है, ये महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहन के 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुना हुआ खादी का वस्त्र पहन के 1876 में दिल्ली में पहुंचे थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपको गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, 1823 से 1892 तक रहे थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान करने थे तो किसने किया था? तो ये हैं विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किया था विष्णु परशुराम पंडित।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित या विष्णु शास्त्री ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चला था। बीएम मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बीएम मालावारी है ना, बीएम मालावारी, वो बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है। विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान विष्णु परशुराम पंडित, और फिर 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1850 में। और बीएम मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करते हैं। ठीक है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो सभी धर्मों में उस समय सुधार हो रहा था, तो पारसी के सुधारक थे बीएम मालावारी, और इन्होंने बाल विवाह को भी समाप्त किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बीएम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादन किया। 1891 ईस्वी में सम्मति आयोग अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 आया था वो बीएम मालावारी के प्रयासों से आया था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित होता है? तो ये हो जाएगा 1891 में बीएम मालावारी के प्रयास से। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल 40 तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार अपने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किए। मतलब रुके नहीं, अपना परिश्रम करते गए, अथक प्रयास किए ताकि जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, बाल विवाह पर्दा प्रथा, उसको समाप्त किया जा सके। सामाजिक समस्याओं पे राष्ट्रीय स्तर पे विचार विमर्श को भी प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं, तो ये हो जाएंगे एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे। तो वही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ हो रहे इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं एमजी रनाडे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है वो 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। 1887 में एमजी रनाडे और इनका साथी थे, एमजी रनाडे के साथी थे रघुनाथ राव। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा था। यहाँ पे मिलाना है, इसका मिलान करना है कि किसके संस्थापक कौन थे। तो चलिए हम तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं सोशल सर्विस लीग की बात किया जाए तो इसके हो जाएंगे नारायण मल्हार जोशी या एनएम जोशी। तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी या एनएम जोशी हो जाएंगे। वहीं सेवा समिति के एनएम कुंचड़ू। ठीक है, सेवा समिति के एनएम एचएन कुंचड़ू, सेवा समिति के एचएन कुंचड़ू। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के श्रीराम वाजपेयी, यह गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। वहीं सोशल सर्विस लीग का स्थापना 1911 में होता है एनएम जोशी या नारायण मल्हार जोशी द्वारा। सेवा समिति की स्थापना 1914 में होती है हृदयनाथ कुंचड़ू के द्वारा। तो सेवा समिति 1914 हृदयनाथ कुंचड़ू। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक जैसे कि चंदावरकर भंडारकर इत्यादि द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है,
इसके पहले 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1878 में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हो जाएंगे वीरेशलिंगम द्वारा। ठीक है, वीरेशलिंगम द्वारा। तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं वीरेशलिंगम द्वारा। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम पंतुलू द्वारा की गई थी, जिसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रश्न में 871 लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था 1878 में। ठीक है, वीरेशलिंगम 1878 में किए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए ना कौन सा कथन उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पे सब हम लोग पढ़ के क्या फायदा, सिर्फ बी वाला सही है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को न रख करके, क्योंकि सामाजिक सुधार से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती और चूँकि इसका मकसद था देश को आज़ाद कराना, इसलिए ये नहीं रखना चाहते थे। इसलिए जो प्रस्तुत उद्देश्य थे उसके लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया कि ठीक है, सामाजिक सुधार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य ये नहीं है। कांग्रेस का लक्ष्य है आज़ादी, स्वराज्य, इसलिए इसका अलग संगठन बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो बिल्कुल नहीं, गलत बात है। 1875 में हुआ था। वहीं लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, वो भी गलत था। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नारी शिक्षा के लिए आंदोलन केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने चलाया था। वहीं विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, तो बिल्कुल विनोबा भावे ने भी शरणार्थियों के लिए सर्वोदय, क्योंकि वो दूसरी जगह से आते हैं ना शरणार्थी या किसी युद्ध में बंदी, तो उनके लिए एक नया सवेरा होता है, सर्वोदय होता है। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुआ है, पुणे में हुआ था, 1875 में हुआ था, दयानंद सरस्वती ने किया था। वहीं लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय खुद ही धार्मिक व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज के लिए नारी शिक्षा चला था आंदोलन। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, सर्वोदय का। ठीक है, चलिए 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो देखिए इसमें तारांकित है। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, और बाकी थोड़ा वो है ऑप्शन के अनुसार। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, धार्मिक अशुद्धता कानून में पारित नहीं हुआ था, कोई धार्मिक अशुद्धता जैसे कोई कानून पारित हुआ ही नहीं था। वहीं जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850 में पारित हुआ था। ठीक है, जाति और क्षमता की जाति के आधार पर जो अयोग्यता या अक्षमता होती है वो उसका निवारण किया जाएगा 1850 के अधिनियम के तहत। वहीं 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये पारित हुआ था, और इसमें न प्रयास किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। वहीं 1855 में विधवा पुनर्विवाह पे कानून बनाने के लिए अनुरोध किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में जो है विष्णु शास्त्री थे। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो
महाराष्ट्र की तरफ, विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे दोनों लोग जुड़े हुए थे विधवा पुनर्विवाह से। डी के कर्वे, विष्णु शास्त्री। वहीं 1896 ईस्वी में डी के कर्वे ने 1896 में, ठीक है, 1896 में डी के कर्वे ने पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। 1896 में डी के कर्वे ने पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की और वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, 1916 में बम्बई में हिंदू और प्रथम महिला विश्वविद्यालय। सती रेगुलेशन एक्ट जो है वो विलियम बेंटिंग के समय 1829 में आया था और डलहौजी का राज्य हड़प करने का सिद्धांत जो था 1848 में आया था, जिसमें प्रथम राज्य सतारा बना था 1848 में। हिंदू विवाह पुनर्विवाह, फिर से वही क्वेश्चन 56। डी के कर्वे का नाम किससे जुड़ा है? तो विधवा पुनर्विवाह से हो जाएगा और स्त्री शिक्षा से हो जाएगा। डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने हिंदू विधवा गृह की स्थापना करते हैं और 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है, जिसमें कि डी के कर्वे विदा होती है और डी के कर्वे जो है विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त हुआ? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो 26 जुलाई 1856 को फाइनली जाकर के इनके अथक प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून बन जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन व्यक्ति थे जो सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे? तो ये हो जाएंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वहीं बैथुन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या सचिव की अगर बात की जाए तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो बैथुन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या सचिव हो जाएंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून बना के घोषित किया। तो बिल्कुल ये कथन आपको सत्य हो जाएगा। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया हिंदू विधवा पुनर्विवाह का ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से। तो ये भी कथन सत्य है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, ये भी सत्य है। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक, ये बिल्कुल गलत है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में बंगाल सती अधिनियम, जो बंगाल सती विनियम के 17वें नियम के तहत इसको जलाना बंद कर दिया गया और जो जलाएगा उस पर मुकदमा चलेगा और उसको दंडित किया जाएगा। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो ये हो जाएगा आपको गुलामी। ठीक है, तो 1843 का एक्ट 5 जो था वो गुलामी दास्ता को अवैध किया। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। वहीं 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1843 ईस्वी में पूरे भारत में दास्ता जो थी वो अवैध घोषित हो गए और मालिकों को कोई प्रतिकार दिए बिना सभी दास जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक्ट वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बार बार आ रहा है ना। तो देखिए, जो 17 था वो सती प्रथा के लिए था, 5 जो था वो गुलामी के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा सती प्रथा और 17 सती प्रथा और 5वां गुलामी। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष किया गया और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट में केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम का नाम दिया गया ब्रह्मा विवाह अधिनियम। ब्रह्मा विवाह अधिनियम नाम दिया गया केशव चंद्र सेन को, ब्रह्मा विवाह अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। कितना? तो 14 साल। ठीक है, न्यूनतम उम्र 14 साल।
1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया और बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पे लागू नहीं होता है। इसका भारतीय समाज पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि एक पारसी समाज सुधारक थे BM मालावारी, इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद सम्मति आयु अधिनियम 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करवाते हैं, जिसमें 12 साल से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और सम्मति आयु अधिनियम 1891 का BG तिलक ने विरोध किया था। ठीक है, तो जो 1891 का BM मालावारी के ने वो सम्मति एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, उसका विरोध किया था 1891 में ही BG तिलक ने। जबकि नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट जो आया था वो आया था आपको 1872 में। किसके प्रयास से आया था? तो ये आया था नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट जो था ना, वो आया था प्रयास से किसके? अरे कौन थे वो? ये ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से आया था सिविल एक्ट। तो 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इन्होंने इंडियन, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो बिल्कुल ये BM मालावारी थे, जिन्होंने 1853 में जन्मे पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर या वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक BM मालावारी। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया BM मालावारी और इंडियन स्पेक्टेटर के भी BM मालावारी। तो इंडियन स्पेक्टेटर के BM मालावारी, वॉइस ऑफ इंडिया के भी BM मालावारी। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। बहराम जी मालावारी एक पारसी थे। ठीक है, BM मालावारी जो थे एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी और BG तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की जाती है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 14 साल होती है। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 साल होती है और लड़कों की आयु 18 साल। तो वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। अजमेर निवासी थे न्यायाधीश हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा के प्रयत्न से ही बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 14 साल थी और लड़कों की आयु जो थी वो 18 साल थी। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से और यह लिमिट हुआ था 14 से 18 साल। ठीक है, 14 से 18 साल हुआ था। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे मैडम HP ब्लावाटस्की। मैडम HP ब्लावाटस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला थी मैडम HP ब्लावाटस्की, जो वर्तमान में यूक्रेन की निवासी हैं। इन्होंने अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज, तो अलकाट और क्वान जज, ठीक है, अलकाट और क्वान जज, और इनके द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया जाता है। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। तो 1875 में इसको न्यूयॉर्क में स्थापित होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी अलकाट और क्वान जज की मदद से। वहीं 1882 ईस्वी में इसका चेन्नई वर्तमान मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज
और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज और 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है। 1882 में इसका चेन्नई या मद्रास में मुख्यालय होता है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसकी? तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, तो ये सफल होता है एनी बेसेंट के कारण। 1879 ईस्वी में कर्नल अलकाच और मैडम ब्लावर्टस्की भारत आए थे। 1879 में स्थापना के 4 साल बाद मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना करते हैं। वहीं 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी के सदस्य बनती हैं। 1889 में, ठीक है, 79 में आते हैं। 10 साल के बाद एनी बेसेंट इसमें जुड़ जाते हैं। 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। थियोसॉफी या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। ठीक है, आत्मा के पुनर्जन्म का भी ये सपोर्ट करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सके, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण जाके बना था। कौन सा युग इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज 1828, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897, वहीं एम.जी. रेनाल्डे थियोसॉफिकल सोसाइटी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आत्माराम पांडुरंग थे वो प्रार्थना समाज से संबंधित थे, और एम.जी. रेनाल्डे जो थे इसके प्रथम बने थे। महाराष्ट्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले में थे प्रार्थना समाज के, तो एम.जी. रेनाल्डे हो जाएंगे। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के प्रस्ताव से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। चलिए यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए प्रार्थना समाज का हो जाएंगे कौन? तो प्रार्थना समाज के को नहीं दिया था, एम.जी. रेनाल्डे हो जाएंगे। ब्रह्मा समाज के हो जाएंगे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन का हो जाएंगे विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया है डी। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का 4 का ब। ठीक है, विवेकानंद। चलिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी आपका एनी बेसेंट, बिल्कुल भारत में। रामकृष्ण मिशन वाला ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसमें बताना कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना आत्मारंग पांडुरंग आत्मीय सभा हो जाएंगे, आपको ये गलत हो जाएगा। और फिर आपको दिया है भारतीय ब्रह्मा समाज, तो भारतीय ब्रह्मा समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्मा समाज हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे, राजा राम मोहन राय ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। 2 वर्ष के बाद इसमें आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रेनाल्डे भी शामिल हो गए थे प्रार्थना समाज में। वहीं 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज जो थे इसका विभाजन हो जाता है, एक भारतीय बन जाता है और एक आदि ब्रह्मा समाज बन जाता है। तो जो आदि ब्रह्मा समाज होती है वो किसके नेतृत्व में होता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। वहीं भारतीय ब्रह्मा समाज जो होती है वो केशव चंद्र सेन। परम संत तुलसी राम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। ठीक है, तो तुलसी जो राम थे ना वो भी संबंधित है किससे? राधा स्वामी सत्संग से। ठीक है, इसका भी सही मिलान करना है कि कहाँ पे किसका स्थापना हो। तो देखिए इसका कहाँ पे किसका मिलान है, तो ब्रह्मा समाज का स्थापना जो था ना वो कलकत्ता में था। ठीक है, ब्रह्मा समाज कलकत्ता में।
मानव धर्म सभा था बम्बई में, मानव का धर्म सभा बम्बई में था। वहीं आर्य समाज था, और एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्रह्मा समाज था कलकत्ता, ठीक है, ब्रह्मा समाज कलकत्ता था। मानव धर्म सभा सूरत था, मानव धर्म सभा सूरत था। आर्य समाज हो जाएगा आपको कहाँ पे, तो ये हो जाएगा बम्बई में, आर्य समाज बम्बई में। और नदवा उल उलमा हो जाएगा जो बच्चा वो लखनऊ में, ठीक है। तो नदवा उल उलमा लखनऊ में, आर्य समाज बम्बई में, मानव धर्म सभा सूरत में और ब्रह्मा समाज कलकत्ता में। 1828 में करते हैं न्यूज़ का, कलकत्ता में रखते हैं। 1875 में इन्होंने बम्बई में रखा था दयानंद सरस्वती ने। और मानव धर्म सभा जो था, मानव का धर्म सूरत में था, ठीक है। और नदवा उल उलमा जो थी वो लखनऊ में था। यह मुस्लिम सामाजिक सुधार से संबंधित था, नदवा उल उलमा। किस समाज सुधारक ने 1826 के जोड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। 1826 के में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई या चाहे यूरोपीय हो या भारतीय हो, इनकी सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था, जूरी एक्ट 1826 का, ठीक है। और फिर से दे दिया कि इसका मिलान करना है, तो आप लोग बताइए। अब तो आई होप कि याद हो गया होगा इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद। तो प्रार्थना समाज का हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो एम.जी. रनाडे से संबंधित थे। वैसे आत्माराम पांडुरंग रहता तो वो थे। रामकृष्ण मिशन के 1897, स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले हो जाएंगे, ठीक है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबकी स्थापना है कि प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया, बम्बई में हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। वहीं एम.जी. रनाडे की संस्था जो थी, एम.जी. रनाडे जो थे, इसकी स्थापना के 2 साल बाद 1869 में इससे जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था, ठीक है। चलो, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है, तो ये होती है आपको 1870 में। एम.जी. रनाडे करते हैं, तो 69 में ना ये प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं एम.जी. रनाडे, और 1 साल के बाद अपना खुद का एक संगठन बनाते हैं, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो थी वो अप्रैल 1870 में एम.जी. रनाडे करते हैं। अप्रैल 1870 में एम.जी. रनाडे करते हैं। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बी.जी. तिलक थे, अरविंद केलकर थे, गोपाल हरि देशमुख थे, जी.बी. जोशी, सभी प्रमुख, बहुत सारे प्रमुख शहरी थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच में मध्यस्थता का कायम करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ में सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे। देखिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी की हो जाएंगे, देखिए इसका हम डिटेली पढ़ लेते हैं क्या। तो वहीं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किया, और इसकी बनारस में हुआ था, ठीक है। बनारस में कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी 1839 में, और यही देवेंद्र नाथ टैगोर थे जो आदि ब्रह्म समाज था ना, जब 1866 में फूट पड़ा था केशव चंद्र सेन में, तो इन्होंने 1866 में जाकर के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। जबकि 1865 में केशव चंद्र सेन जो थे वो मौलिक ब्रह्मा समाज, देखिए 65 दे रहा है, कहीं 66 देता है, थोड़ा गड़बड़ इधर उधर होता है, तो ये करते हैं। उन्होंने भारतीय समाज के नाम से इसको पुकारा, और सत्य शोधक समाज के स्थापना ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी किया था, ठीक है। तो तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर 1839।
MG सीतलवाड़, BN राव और अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। 1905 में पूना में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बनाते हैं और इसका उद्देश्य होता है प्रचार करना, संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। और इस मंडल में B श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू इत्यादि जैसे महान जो सेवक थे वो पैदा हुए थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारतीय सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल 1905। ठीक है। देखिए बार बार वही क्वेश्चन है तो इसको हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। स्किप। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे मिलान करना है तो चलिए हम मिलाते हैं। तत्वबोधिनी का देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे 1839 में। वहीं भारतीय सेवक समाज के हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मीय सभा के हो जाएंगे कौन? तो केशव चंद्र सेन, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्न से इसका आत्मारंभ पांडुरंग ने किया था 1867 में। ठीक है। नहीं सॉरी, आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय 1915 में किए थे। ये वो थोड़ा हमको लगा कि प्रार्थना वाला है। ठीक है, इसलिए गलती हो गई थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1905 में किए थे। ठीक। और अपने 3 मित्रों के साथ अप्पाजी द्राविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन के सहयोग से इन्होंने किया था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का संस्थापक हो जाएंगे मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर के मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किया। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक राजनीतिक विघटनकारी वगैरह इत्यादि सब। कोल्हापुर के जो शाहू महाराज थे ना, इन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवाद और झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। और मुकुंदराव पाटिल जो थे बहुजन समाज के संस्थापक थे, मुकुंदराव पाटिल। ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव, इन दोनों लोगों ने ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किए थे। मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ? तो नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के लिए 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था। ठीक है। 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा। कृष्ण ने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये हो जाएंगे बीजी तिलक। ठीक है। बीजी तिलक ने कहा था। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य तिलक भी कहते थे। ठीक है। लोकमान्य तिलक भी कहते थे। इसको मिलान करना है कि किसने कहा था और कौन सी बात कही थी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय का जो स्टेटमेंट था वो था कि इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है ना वो उपनिषदों में निहित है। तो हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। यह किसका कथन है? यह राजा राम मोहन राय का। और वेदों को मानते थे शुद्धतम। वेदों का प्रयोग करके हिंदू सुधार किए थे दयानंद सरस्वती। और वही उपनिषदों में शुद्धतम रूप जो है वो राजा राम मोहन राय का कहना था। वहीं केशव चंद्र सेन का कहना था कि ब्रह्मावाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मावाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहे थे कि हिंदू धर्म की पहचान जो है वेदों में संस्थापित धर्म से है। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का कहना था
ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो देखिए, प्राथमिक समाज, पांडुरंग, दयानंद, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये थे आदि वाले के देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए आगे फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा क्या। तो देखिए, आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे 1865 में। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में वैचारिक मतभेद के हो जाने के कारण जो नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज है वो केशव चंद्र सेन 1865 में गठन करते हैं। और देखिए यहाँ पे 1866 दिया है, तो मतलब वही 65-66 में ना थोड़ा सा मतलब इधर उधर है। तो ऐसे कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन ने नव ब्रह्म समाज 1866 में किया, वहीं आदि ब्रह्म समाज एक साल पहले 65 में ही हुआ था। ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा बहिष्कृत हितकारी वाला गलत। बाकी यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरिचियो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खां। तो यंग आंदोलन हेनरी बिबियन डेरिचियो, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट हो जाएंगे, और फिर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक। ठीक है, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी दो लोग थे, कर्नल अलकाट, प्लस में कौन थी? मैडम ब्लैटोवस्की। न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद ना यहाँ पे 75 में हुआ था, 1879 में फिर मद्रास में बना था। और भारत में ना एनी बेसेंट जो थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अगर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात की जाए तो ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां। तो बहिष्कृत हितकारी सभा हो जाएंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मिलान करना है कि DK कर्वे ने क्या करवाया था, तो इसको चलिए मिलान करते हैं। तो DK कर्वे जो थे ना वो विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह से के सचिव थे DK कर्वे। J.D. बैथुन थे, वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करवाए थे। J.D. बैथुन जो थे कन्या विद्यालय कलकत्ता में स्थापना करवाए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के थे। वहीं BM मालावारी जो थे वो BM मालावारी नाम से ही है ना, BM मालावारी बाल विवाह, तो बाल विवाह इन्हीं के प्रयास से 1891 में ना जो था मैरिज एक्ट वाला आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ इन्होंने किया था। यहाँ पे वही चीज़ों को अरेंज किया है कि DK कर्वे थे वो सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। J.D. बैथुन थे कलकत्ता कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालावारी जो थे वो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदान सभा के लिए कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट संस्थापक ही पढ़ लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से, प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जो प्रारंभ किया गया था पत्र था इंडियन ओपिनियन, हरिजन था, यंग इंडिया और नवजीवन था। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं। वहीं 1851 में नौरोजी फुरडोनजी ने अन्य पार्सी सहयोगियों के साथ रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना करते हैं। तो रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना 1851 में होती है। किनके द्वारा होती है? तो नौरोजी फुरदोनजी के द्वारा। ठीक है, नौरोजी फुरदोनजी के द्वारा 1851 में रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में हुआ था। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। बाकी गलत क्यों है तो उसको हम लोग अभी देखते हैं।
भारत धर्म महामंडल हुआ था हरिद्वार में, देव समाज लाहौर में, और इसके शिव नारायण अग्निहोत्री थे देव समाज के और लाहौर में हुआ था। वहीं राधा स्वामी सत्संग जो था आगरा में हुआ था, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। तो भारत का धर्म महामंडल हरिद्वार में, धर्म का महामंडल हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। हरिद्वार पवित्र स्थल है, गंगा नदी किनारे है, तो वहाँ पे धर्म का महामंडल होगा हरिद्वार में। वहीं देव समाज लाहौर में हो जाएगा, और राधा स्वामी सत्संग आगरा में, और सनातन धर्म रक्षणी सभा हो जाएगा कलकत्ता में। कौन समाज सुधारक थे जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे? तो ये सभी के सभी लोग थे जो संस्कृत जानते थे। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इन तीनों लोगों ने धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे, और तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किए थे तीनों ने, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ब्रह्मा समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, भी करेक्ट है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया भी है कि आर्य समाज जो थे विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ये थी ज्योतिबा फुले जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इनकी प्रेरणा से जो था वो नारी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके इन सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, और इसके लिए इन्होंने 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, और लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की स्रोत जो थे वो रमाबाई रनाडे थी, और आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें रमाबाई रनाडे हो जाएंगे। एम.के. रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन नामक स्थापना की थी। और रमाबाई नाम होता तो यह आंसर रमाबाई ही होता, अगर नहीं था इसीलिए ज्योतिबा फुले हो जाता है। 1848 ईस्वी में पहला बार इन्होंने महिलाओं को जाने के लिए स्कूल बनाया था, ठीक। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों जो था ना, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज और आर्य समाज, इन तीनों में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि ये तीनों के तीनों देशभक्ति की भावना के विकास में सामाजिक सुधार के लिए बने थे। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास और देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार था इनका, और देशवासियों को जागृत करके देशभक्ति की भावना का भी विकास करना इनका मकसद था। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थे, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं की वजह से तो थियोसोफिकल सोसाइटी इतना मतलब फला फूला भारत में। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो था वो मद्रास में था, ये भी करेक्ट है, और इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है, ठीक। चलिए, तो 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बनती हैं। वहीं कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट ही थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती हैं। तो जब तक कर्नल अलकाट थी तो उन्होंने संभाला हुआ था, उनके जाने के बाद 1907 में एनी बेसेंट संभालती हैं। वहीं मद्रास के अड्यार में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया जाता है, और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लेख महात्मा गांधी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लेख महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आत्मसम्मान आंदोलन हो जाएगा ए.वी. रामास्वामी नायकर, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन हो जाएगा ए.वी. रामास्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन ए.वी. रामास्वामी नायकर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग हो जाएंगे महात्मा गांधी।
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लेख जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का बाद में नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया था। वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बने थे NG रंगा। आत्मसम्मान आंदोलन जो था वो पेरियार नाम से प्रसिद्ध EB रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया गया था 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर तमिलनाडु में जो दबे हुए लोग थे उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे अर्थात कि 1930 से 40 के आसपास 1930-40। ठीक है, जब भारत में राष्ट्रवाद पर एकदम चरम सीमा पर था। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे अम्बेडकर। ठीक है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे अम्बेडकर। BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद नियो बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी होती है। नवायान, ठीक है, नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की जाती है। दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? तो दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलवी शिबली नुमानी ने। ठीक है, दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम जो है ना नदवातुल उलमा जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की जाती है। 1898 में लखनऊ में की जाती है। इसकी स्थापना नदावतुल उलमा द्वारा की जाती है। नदावतुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में, वहीं अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पे नदवातुल उलमा ने दार उल उलमा लखनऊ में स्थापना की और शिबली नुमानी दार उल उलमा के प्रमुख शिक्षक भी बने थे। तो कुल मिला के ये हो जाएगा दार उल उलूम जो लखनऊ में हुआ था, मौलाना शिबली नुमानी इसके जाके बाद में अध्यक्ष भी बनते हैं, उन्होंने स्थापना किया था। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में। गुप्त सामाजिक और धार्मिक संगठन के रूप में परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तो गुप्त सामाजिक और धार्मिक संगठन के रूप में परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में महाराष्ट्र में होती है। इसके प्रमुख संस्थापकों में थे दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी। दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली महाराष्ट्र में। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म की सभा से जुड़ी हुई थी और इसके सदस्य केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1866 में। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम अनौतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली इत्यादि लोग थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये किए थे हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी या फराजी लोग जो थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, तो फरीदपुर की हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल-चूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। ठीक है, शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। तो शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बहावी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में आ जाते हैं।
1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तारकेश्वर आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार फैली थी। ठीक। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। यहाँ के महंतों पर तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अन्यायपूर्व वित्तीय मांग के आरोप लगे थे। हाली पद्धति संबंधित थी किससे? तो बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। ये कृषि बंधक मजदूर होते हैं, ये जो होते हैं ना ये पद्धति, इसमें जो कृषक होते हैं वो बंधक मजदूर होते हैं जो किसी दूसरे की भूमि पे कृषि करते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के समाज की स्थापना की? तो बीटी सावरकर ने। ठीक है, बीटी सावरकर ने। तो इनके भाई बीटी सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला, दोनों लोग मिलकर के मित्र मेला नामक संगठन शुरू करते हैं, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीटी सावरकर ने नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत समाज या यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, यंग इंडिया सोसाइटी या फिर अभिनव भारत समाज, बीटी सावरकर का नाम बदल दिया 1904 में। इसी के साथ ये तो लंबा चौड़ा चैप्टर होती है समाप्त। अभी सारे चैप्टर्स के बाद थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक आएंगे, छोटे छोटे और पढ़े हुए। देखिए अभी तक जितना भी हुआ ना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और उससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस, ये पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और अन्य जो भी है कांग्रेस, उसके बाद आ जाएगा गरम दल, नरम दल, गांधीवादी चरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाद गांधीवादी चरण ही स्टार्ट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।